हेलो, नमस्ते। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, चाहे आप बीकॉम में हो, चाहे एमकॉम में हो, चाहे किसी भी क्लास में हो। बेसिकली ये टॉपिक काफी पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम थ्योरीज के ऊपर बात करने वाले हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज, कि किस तरीके से आपको कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए अपना। हमने इसकी पिछली वीडियो में बात करी थी, अगर हमने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो थ्योरीज की हमने बात कर रही है कि बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर जो हम बात कर रहे थे वो किस तरीके का होना चाहिए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी सजेस्ट कर रखी है कि इसके अकॉर्डिंग आपको डेट और इक्विटी का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम बात कर लेते हैं, ये चार थ्योरीज हम पढ़ेंगे। नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग, ट्रेडिशनल व्यू, मोदी गिलानी, मिलर हाइपोथेसिस। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं assumptions क्या क्या है। assumption को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको बात करते हैं। देखो सबसे पहले assumption यही लिखी हुई है, फर्म एम्प्लॉय ओनली डेट एंड इक्विटी। सबसे पहला assumption क्या मांगी जाती है कि भाई कोई और कैपिटल नहीं है हमारे पास, मतलब कोई और सोर्स नहीं है फाइनेंस का, रिटेन अर्निंग नहीं है, सिर्फ मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था आपको डेट और इक्विटी का ही हम सोर्स लेके चलेंगे। ठीक है, डेट और इक्विटी, देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, उसके बाद द टोटल एसेट ऑफ द फर्म आर गिवन, मतलब आपको सामने ये भी मांग चलना है कि टोटल एसेट्स फर्म के गिवन है। ठीक है, मतलब आपके सामने टोटल एसेट पता होने चाहिए ताकि आप कैपिटल निकाल सको अपने फर्म की। उसके बाद द फर्म्स टोटल फाइनेंसिंग रिमेन्स कांस्टेंट। जो टोटल फाइनेंसिंग है, मतलब टोटल जो आपने पैसा रेस करना है वो कांस्टेंट होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए बार बार। कि अगर मेरा 5 लाख रुपए चाहिए तो 5 लाख ही चाहिए, ये नहीं कि कभी 10 लाख रुपए चाहिए। तो डिग्री ऑफ लेवरेज कैन बी चेंज, डिग्री ऑफ लेवरेज चेंज हो सकता है। लेवरेज का मतलब आपके डेट कितना है। ठीक है, लेवरेज का मतलब डेट। तो डिग्री ऑफ डेट मतलब डिग्री ऑफ लेवरेज कैन बी चेंज, वो चेंज हो सकता है बाय सेलिंग डेट। कि अगर आप डेट को बेच रहे हो तो उसके साथ ही आप शेयर खरीद रहे हो। ऐसा नहीं है कि डेट बेच दिया और शेयर नहीं खरीदा तो फिर टोटल कैपिटल बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो डेट को बेचा, शेयर को खरीद लिया, या शेयर को बेचा, डेट को, शेयर को मतलब बेचा तो नया शेयर आ गया आपके पास, नए शेयर होल्डर आ गए। शेयर को बेचने का मतलब समझ आ रहा है आपको। शेयर को बेचने का मतलब शेयर इशू कर दिए। यहाँ पर बेचने का मतलब ये ना समझ था कि मैं शेयर को बाहर कर रहा हूँ और डेट को भी रिटायर करूँ, यानी कि कोई बचा ही नहीं कैपिटल, नहीं। शेयर को बेचने का मतलब आप अपने जो आपकी कंपनी के शेयर है लोगों को बेचे, पैसा आया, यानी कि शेयर होल्डर नए बन गया आपके पास। लेकिन डेट को रिटायर कर दिया, लेकिन और इससे टोटल फाइनेंसिंग कांस्टेंट है। टोटल फाइनेंसिंग कांस्टेंट हो जाएगी कि एक को बाहर कर रहे हो तो दो दूसरा जना आ रहा है, डेट को रिटायर कर रहे हो तो शेयर आ रहे हैं। समझ रहे हो बात को, उसकी बात कर रहा है ये। उसके बाद द फर्म हैज 100% पे आउट रेशियो, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई फर्म कोई डिविडेंड के अलावा कोई रिजर्व बना रही है। अर्निंग कमाई तो सारा का सारा पैसा डिविडेंड को दे देती है, हमें ये मांग चल रहा है, रिजर्व नहीं मानना। ऑपरेटिंग इनकम यानी कि ईबीआईटी ऑफ द फर्म आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो। ईबीआईटी का मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो इंटरेस्ट और टैक्सेस को देने के बाद, इसको ये भी बोल सकते हैं कि भाई आपकी जो एक्चुअल में बिजनेस की इनकम है, इंटरेस्ट और टैक्सेस देने के, सॉरी देने से पहले, वो ग्रो नहीं हो रही है, सेम कांस्टेंट रहेगी। ज्यादातर ये हर थ्योरी में आपको जंक्शन देखने को मिलेगी। ईबीआईटी बदलनी नहीं चाहिए वरना थ्योरी फेल हो जाएगी आपकी, क्योंकि थ्योरी में ज्यादातर ईबीआईटी का सारा खेल होगा। तो ईबीआईटी बदल जाएगी तो सारी जो थ्योरी में जंक्शन देंगे वो सब चेंज हो जाएगी। उसके बाद बिजनेस रिस्क इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, बिजनेस रिस्क कांस्टेंट रहेगा एंड इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल रिस्क। तो बिजनेस रिस्क कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब बिजनेस रिस्क बार बार बदलना नहीं चाहिए, हाई और लो हो रहा है। बिजनेस रिस्क कैसे बनता है, फाइनेंशियल रिस्क है, इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखो बिजनेस इज टू कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल रिस्क। इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए कि उसमें कोई डिपेंड नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, बिजनेस रिस्क उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, और फाइनेंशियल रिस्क के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रही बात। तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर पे, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क पे भी। तो बिजनेस रिस्क बदलना नहीं चाहिए बार बार। अगला है इन्वेस्टर हैव द सेम सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर ऑपरेटिंग अर्निंग, मतलब इन्वेस्टर का यही लगना चाहिए कि भाई सेम ऑपरेटिंग अर्निंग होगी, मतलब वही चीज है कि ईबीआईटी सेम होनी चाहिए। और कॉर्पोरेट टैक्सेस, पर्सनल टैक्सेस हम नहीं मान के चलेंगे किसी भी थ्योरी में, एक आधी थ्योरी में मानेंगे, अभी आपको बताओ क्या, लेकिन वैसे नहीं मान के चलेंगे। तो हम समझते हैं पहला नेट इनकम अप्रोच, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज नेट इनकम अप्रोच? तो भाई अप्रोच ये बनाई थी डेविड डोरान ने। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, कैपिटल स्ट्रक्चर हैज रेलिवेंस and firm can increase the value of firm and minimizing the overall cost of capital। कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, इस थ्योरी में कहा था कैपिटल स्ट्रक्चर बदलता है, वो ऐसा बदलेगा कि भाई देखो, हम देखो ज्यादातर हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ फर्म की बात करेंगे। वैल्यू ऑफ फर्म बढ़नी चाहिए। वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब मैंने को पहले ही बताया था, कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं ईबीआईटी को ध्यान में, सॉरी ईपीएस को ध्यान में रखते हुए। ईपीएस का मतलब क्या है? अर्निंग पर शेयर, कि शेयर होल्डर की अर्निंग बढ़नी चाहिए। जब शेयर होल्डर की अर्निंग बढ़ती है तो वैल्यू ऑफ फर्म भी बढ़ती है। वैल्यू ऑफ फर्म को ऐसे देखो आप कि हमें वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाती है और मिनिमाइजिंग भी हो जाएगी ओवरऑल कैपिटल बाय एम्प्लॉइंग डेट, यानी कि जितना ज्यादा हम डेट का यूज करते हैं उतना ज्यादा हमें फायदा होगा, क्योंकि डेट सस्ता होता है, और डेट सस्ता होगा और डेट में टैक्स सेविंग भी होती है। अभी बताओ कैसे? तो लोअर शैल बी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मोर शैल बी द वैल्यू फॉर। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टैक्स सेविंग कैसे होती है डेट में, क्योंकि टैक्स सेविंग ऐसे होती है कि जब हम इंटरेस्ट ले आते हैं ना तो टैक्स कम देना पड़ता है, कम देना पड़ता है टैक्स हमें, ठीक है, और उसकी वजह से हमें टैक्स सेविंग हो जाती है, तो उससे हमें ज्यादा नुकसान नहीं होता प्रॉफिट का। प्रॉफिट हमें टैक्स सेविंग करवा देता है, वो टैक्स हमें कम देना पड़ता है इंटरेस्ट लाने की वजह से, तो ये फायदा हो जाता है हमें। तो यही कह रहा है वो। अभी पहले समझ लेते हैं एजम्पशन क्या है थ्योरी की। थ्योरी की एजम्पशन ये है कि भाई देखो, सबसे पहले डेट की कॉस्ट कम होनी चाहिए। अगर डेट की कॉस्ट ही ज्यादा है तो थ्योरी तो फेल है ना, क्योंकि थ्योरी यही कह रही है कि डेट को यूज करो। डेट को तभी यूज करेंगे ना जब डेट की कॉस्ट कम हो, तभी तो हमारा वैल्यू फर्म बढ़ पाएगी, क्योंकि टैक्स सेविंग होती रहेगी हमारी, तब तो वैल्यू फर्म बढ़ पाएगी ना। और रिस्क परसेप्शन ऑफ अ इन्वेस्टर इज नॉट अफेक्टेड बाय यूज ऑफ डेट। रिस्क परसेप्शन मतलब जो शेयर होल्डर्स है हमारे कंपनी के अंदर, जो या फिर जो भी इन्वेस्टर्स है, उनका रिस्क बढ़ना नहीं चाहिए। क्या मतलब है इसका? देखो, होता क्या है कि जब डेट का यूज करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से कभी कभार शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ जाता है कि यार डेट का यूज कर रहे हैं तो भाई मेरा तो खतरा हो जाएगा, मेरा तो यहाँ पर शेयर मतलब कंपनी बर्बाद हो सकती है, तो मुझे तो भाई शेयर में ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे डिविडेंड ज्यादा चाहिए। तो शेयर होल्डर अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ा देते हैं, के जिसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो अपनी बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली इसलिए कह रहे हैं कि रिस्क परसेप्शन इन्वेस्टर का बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट इक्विटी एंड डेट डू नॉट चेंज। तो के ई और के डी चेंज नहीं होना चाहिए। देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स का कोई सीन नहीं यहाँ पर। कॉस्ट ऑफ डेट चीपर है। देखो यहाँ पर टैक्स का तो सीन ही नहीं बताया इन्होंने, कोई कॉर्पोरेट टैक्स ही नहीं है। इसका मतलब बस ये एजम्पशन मान के चल रही है कि कॉस्ट ऑफ डेट सस्ती होती है, इस वजह से बढ़ जाता है। वैसे तो टैक्स हो भी ना तो टैक्स का भी आपका सीन होता है, ये तो बात ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट सस्ता होता है, लेकिन एक और चीज होती है डेट में, टैक्स सेविंग। लेकिन यहाँ तो मना कर दिया, टैक्स तो है ही नहीं इस एजम्पशन में। तो कॉस्ट ऑफ डेट चीपर है, दे रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ डिग्री ऑफ लेवरेज। और इसकी वजह से चीपनेस की वजह से, मैंने वैसे आपको बता दिया कि टैक्स सेविंग भी होती है, बट इन्होंने क्या कहा, सिर्फ चीपर, सस्ते की वजह से हमारी वैल्यू फॉर्म बढ़ जाती है। इफ मोर डेट इन कैपिटल इज यूज रिलेटिव चीपनेस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट डिक्लाइन हो जाएगी, सस्ता पड़ रहा है हमें, वैल्यू फॉर्म बढ़ जाएगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, पहले देखो इस फॉर्म, इस थ्योरी में वैल्यू ऑफ फर्म ऐसे निकालते हैं, कैसे? वी, वी मतलब वैल्यू, एस का मतलब शेयर कैपिटल, डी का मतलब डेट कैपिटल। ये हमारी वैल्यू फॉर्म होती है कि टोटल कैपिटल कितनी है। वैल्यू फॉर्म का मतलब टोटल कैपिटल कितनी है आपकी, वो बढ़ती रहेगी तो आपका मतलब आपका बिजनेस बढ़े चल रहा है, घट रही है तो घट बढ़िया है, घटिया है। और देखो इक्विटी को कैसे निकाला जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, आपकी नेट इनकम कितनी है। नेट इनकम का मतलब पता क्या होता है? नेट इनकम का मतलब होता है, देखो कॉर्पोरेट टैक्स तो है ही नहीं यहाँ पर,
वैसे नेट इनकम का मतलब होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो आप ईबीआईटी निकालते हो उसमें से सबसे पहले आप क्या करते हो, टैक्स माइनस, वो सॉरी इंटरेस्ट माइनस करते हो, आई माइनस करते हो इंटरेस्ट, फिर उसके बाद टैक्स माइनस करते हो, तब आता है ये अर्निंग आफ्टर टैक्स। और ये पैसा शेयर होल्डर्स को मिलता है, यही पैसा शेयर होल्डर को मिलता है और यहीं से निकाला जाता है ईपीएस। ईपीएस कैसे निकालते हैं, इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके, इसलिए नेट इनकम बोल रहे हैं। नेट इनकम का मतलब कि शेयर होल्डर की इनकम कितनी है, क्योंकि ये सारा पैसा शेयर होल्डर में जाएगा, तो वो नेट इनकम बोल रहे हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स को। हालांकि टैक्स तो यहाँ पे मना कर दिया, लेकिन आप अर्निंग आफ्टर टैक्स से निकाला जाता है ये। डिवाइड कर दो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, हमेशा यही फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दो। इससे क्यों डिवाइड कर दो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ही, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है कि आप कितना डिविडेंड दोगे शेयर कैपिटल पे, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपके पास आ जाएगा कि शेयर कैपिटल कितनी है, क्योंकि जितनी शेयर कैपिटल होती है उसका उतना परसेंटेज हम डिविडेंड देते हैं और वही हमारी नेट इनकम बनती है। तो दैट मीन्स आप अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डिवाइड कर दोगे कितना परसेंटेज आप शेयर कैपिटल का दोगे, तो आप वो निकाल सकते हो, बिकॉज ये बेसिकली नेट इनकम, आप समझ लो कि ये कितना परसेंटेज है उस शेयर कैपिटल का। तो अगर वो ये समझ में आ जाए तो उस परसेंटेज को डिवाइड कर दो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी शेयर कैपिटल कितनी थी। क्योंकि नेट इनकम क्या है, आपका एक तरह का डिविडेंड, और ये क्या है, डिविडेंड का परसेंटेज। तो जब आप डिवाइड कर दोगे तो शेयर कैपिटल आ जाएगा, समझ गए। ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। ये कैसे निकाली जाती है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ईबीआईटी से। ये नेट इनकम से नहीं निकाली जाती। क्यों नहीं निकाली जाती, क्योंकि देखो ईबीआईटी से क्यों निकाली जाती है, क्योंकि ईबीआईटी क्या है, ईबीआईटी के बाद हम अलग अलग लोगों को जो कैपिटल का जो रेट होता है वो देते हैं। जैसे सबसे पहले इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट किसको देते हैं, डेट वालों को, ये जो डेट कैपिटल है उसको देते हैं। फिर टैक्स आता है ना। फिर उसके बाद क्या आता है, शेयर कैपिटल को डिविडेंड देते हैं। तो ये सब ईबीआईटी से ही देते हैं। तो हमें पहले ईबीआईटी देखना पड़ेगा, क्योंकि हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जानना चाह रहे हैं कि ओवरऑल कितनी कॉस्ट आपको पड़ रही है कैपिटल की। तो ओवरऑल कॉस्ट जानने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले कि टोटल मिला के सारा का सारा जो पैसा है वो किनको मिलता है। तो हमें तो वैसे भी इसमें टैक्स तो इग्नोर कर रखा है, तो ईबीआईटी का सारा पैसा तो किसको मिलेगा, इन दो लोगों को मिलेगा ना, शेयर और डिवेंचर वालों को। एक तो इंटरेस्ट जाएगा, ऊपर से सारा पैसा भी शेयर को जाएगा। तो ईबीआईटी से निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे वैल्यू ऑफ फर्म, बिकॉज इस टोटल वालों को ही हम पैसा देने वाले हैं। तो उसका रेट निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट आ जाएगा आपके सामने। कितना रेट है, सपोज करो ईबीआईटी है 5 लाख रुपए, ठीक है, और ये 5 लाख के 5 लाख कितनों को बटने वाले हैं, 5 लाख के 5 लाख 20 लाख की कैपिटल को बटने वाले, शेयर और डिवेंचर को मिला के। तो रेट निकल आएगा ना, इसका मतलब मैं कितना बांटने वाला हूँ, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके रेट आएगा। इसका मतलब ये देखो काटोगे तो 1/4 आएगा, यानी 25%। मतलब मैं 25% मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। 25% का मतलब कि जितना उनकी कैपिटल होगी उसका 25% मुझे उनको देना पड़ेगा वापसी। दैट इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बात समझ में आ रही है अच्छे से। ये देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये डिग्री ऑफ लेवरेज है नीचे, यानी कि आप डिग्री ऑफ लेवरेज डेट कितना इस्तेमाल कर रहे हो आप, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये है। केडी हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इन्होंने मान के चलाया है कि भाई कॉस्ट और डेट नहीं बदलने वाला, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, देखो रिस्क परसेप्शन, देखो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों बदलने वाले नहीं है, कांस्टेंट है। तो वही लिखा हुआ देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी देखो कांस्टेंट रहेगा, ये ज्यादा होगा, ये ऊपर क्यों बन रहा है ग्राफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, बिकॉज ये कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है इसकी कॉस्ट, इसलिए ये ऊपर बन रहा है। ये 0.5 है, देखो ये समझ लो 0.5 है, यानी कि 5%, ये 10% है, तो ये ऊपर बन रहा है ग्राफ। ठीक है, सॉरी ये 50% है, 10% ऐसे मान के चल लो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी घट रही है, घट क्यों रही है, यही तो नेट इनकम के अप्रोच का यही तो सीन है कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटती रहेगी, क्योंकि ज्यादा कैपिटल इस्तेमाल करोगे डेट की, लोअर शैल बी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यही तो सीन है इसका। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये जो ईवीए वाली है, ये जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटती रहेगी। जैसे जैसे डेट बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे डेट बढ़ी जा रहा है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटती जा रही है, और ये किसी दिन यहाँ पर आ जाएगी कॉस्ट ऑफ डेट के सामने। तो ये सबसे लोएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी यहाँ पर, ये सबसे लोएस्ट है कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहीं पे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे बढ़िया होगा, कहने का मतलब ये है। सबसे जहां जहां पर सबसे लोअर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो सबसे बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर।
पहली अप्रोच समझ में आ गई, तो चलिए दूसरी अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं हम, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये क्या कहती है अप्रोच? बेसिकली ये नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, आपकी ईबीआईटी, अभी मैंने जो आपकी बात करी, जैसे कि वहां पर हमने नेट इनकम से समझा, वहां पर इंपॉर्टेंस क्या थी नेट इनकम की, कि आपकी ईपीएस, ईपीएस की हमने सारा खेल वहां से समझा। हमने वहां पर क्या करा था, नेट इनकम से निकाला था। आपको पता है ना, देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, ये ये नेट इनकम से हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाले, बिकॉज मेन कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है। तो हम नेट इनकम से हम निकालना चाह रहे थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सॉरी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का जो है टोटल शेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स हम निकालना चाह रहे थे नेट इनकम से। अब यहाँ पर हम क्या ध्यान देंगे, नेट ऑपरेटिंग यानी कि ईबीआईटी, ये ईबीआईटी से हम निकालेंगे सारा खेल यहाँ पर, ठीक है। ईबीआईटी का सारा खेल अब यहाँ पर, वहां पर नेट इनकम से निकाला था हमने शेयर कैपिटल, यहाँ पर हम ईबीआईटी से निकालने की कोशिश करेंगे। ईबीआईटी की इंपॉर्टेंस है कि ईबीआईटी ये भी डेबिट दौरान में दी थी। इन्होंने कहा था कि एक और व्यू है, कैपिटल स्ट्रक्चर वैल्यू ऑफ फर्म आर इररेलेवेंट, कह रहे हैं कि इररेलेवेंट है ये, कि कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यू ऑफ फर्म कोई इररेलेवेंट है, यानी कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ने का कैपिटल स्ट्रक्चर का वैल्यू ऑफ फर्म पे, ये एक मतलब है। कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट इन्फ्लुएंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म, ये कह रहा है कि भाई उल्टा बोल दिया इसने इस बार, पहले बोला था कि इन्फ्लुएंस करता है, अब कह रहा है कि नहीं करता। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ फर्म यह निकाली जाती है ऐसे कि V इज इक्वल टू एस प्लस डी, ये तो वही है कि वैल्यू ऑफ फर्म ऐसे निकाल लेते हैं, हमने बात करी। यहां पर देखो नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन के, इस बार ईबीआईटी को लेना है अपने, नेट इनकम नहीं लेना, अर्निंग आफ्टर टैक्स जो होती है, हमने क्या लेना है ईबीआईटी, नेट ऑपरेटिंग इनकम जिसे बोलते हैं। यहां से हमें निकालना है शेयर कैपिटल की कॉस्ट, ठीक है, यहां से हमें निकालना है। अच्छा देखो ये ध्यान रखना, ये शेयर कैपिटल की कॉस्ट नहीं निकाल रहे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सीधा वैल्यू ऑफ फर्म निकाल रहे हैं। ये देख रहे हो और करके लिखा हुआ, वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का एक और तरीका भी होता है, क्योंकि सारा खेल ईबीआईटी से निकलता है। मैंने आपको क्या बताया था, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलती है, देखो यहाँ पर आप ध्यान समझो, ये देखो पीछे वाला फॉर्मूला निकालता हूँ, ये देखो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलती है, ईबीआईटी को वैल्यू ऑफ फर्म से डिवाइड कर दो तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलती है। तो यहाँ से क्या मैं वैल्यू ऑफ फर्म नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ भाई। तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ, वैल्यू ऑफ फर्म को इधर ले जाओ और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिवाइड कर दो, तो वही चीज है कि हमें क्या करा, वैल्यू ऑफ फर्म को V इज इक्वल टू आ जाएगा ईबीआईटी यानी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहां से भी मैं निकाल सकता हूँ वैल्यू ऑफ फर्म, बट क्या हो रहा है यहाँ पर कि मेरे को ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर नहीं पता, तो देखो इन्होंने क्या करा, हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से भी आप डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि डेट की कॉस्ट आपके पास नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दोगे ना। देखो नेट इनकम अप्रोच में डेट की कॉस्ट ज्यादातर आपको गिवन होगी, इसलिए आपको यहाँ पर शेयर कैपिटल कॉस्ट निकालना मेन इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सीधा वैल्यू, यहाँ पर डेट की कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज अ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड्स ऑन द बिजनेस रिस्क ऑफ द फर्म, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय फाइनेंसिंग मिक्स। कह रहा है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये डिपेंड नहीं होती किसी भी फाइनेंशियल रिस्क पे। वो कैसे पता चलेगा, देखो इसमें क्रिटिकल अजम्पशन क्या है कि मार्केट कैपिटलाइज द वैल्यू ऑफ फर्म एज अ होल, द स्प्लिट बिटवीन डेट एंड इक्विटी इज नॉट इक्वल। तो कह रहा है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन से ही आपकी वैल्यू फर्म डिटरमाइन होती है। आपकी जो वैल्यू फर्म है वो कोई भी, आपकी कोई भी इफेक्ट नहीं होती डेट एंड इक्विटी से, आपकी टोटल वैल्यू फर्म जो है वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से होती है। बिजनेस रिस्क कांस्टेंट रहेगा हर एक डेट और इक्विटी पे, कोई बढ़ने वाला नहीं है, ये इसमें भी assumption थी। कॉर्पोरेट टैक्स कोई नहीं है। उसके बाद डेट कैपिटलाइजेशन रेट इज कांस्टेंट, यानी कि डेट का जो कैपिटलाइजेशन रेट है के, वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वही चीज केडी नहीं बदलने वाला। देखो यहाँ पर ध्यान समझना, यहाँ पर केडी नहीं बदलने वाला, लेकिन केई जरूर बदलेगा। यहाँ पर केडी को लिया ही नहीं हमने वैल्यू फॉर्म निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि केडी इंपोर्टेंट है ही नहीं। यहाँ पर क्या इंपोर्टेंट है, के ई। तो ये कह रहा है कि डेट कैपिटलाइजेशन के इज कांस्टेंट, यहाँ पर डेट का रेट केडी कांस्टेंट है, और उस एजम्पशन में क्या था कि के ई भी कांस्टेंट था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है।
अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लेस कॉस्टली डेट इंक्रीजेस द रिस्क टू इक्विटी शेयर होल्डर। यहां पर बिल्कुल उल्टा बोल दिया इसने। उसने क्या कहा था कि डेट को कम यूज करें तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर जाती है। यहां पर कहा कि नहीं भाई, हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं गिरती, यानी कि आपकी वैल्यू ऑफ फर्म इफेक्ट नहीं बढ़ेगा। आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल कॉस्ट गिरेगी नहीं, आप चाहे डेट इस्तेमाल करो या ना करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि होता क्या है कि जैसे आप कॉस्ट लेस कॉस्टली डेट इस्तेमाल करोगे तो केई की कॉस्ट बढ़ जाती है, और जब केई की कॉस्ट बढ़ जाती है और साथ में चीपर डेट भी हो रहा है तो अल्टीमेटली आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरेगी नहीं। क्योंकि देखो गिरेगी कब, देखो गिरती कब है, मेरी बात ध्यान से समझना। गिरेगी तब जब आपकी केई कांस्टेंट हो। क्योंकि देखो एक तरफ आप चीपर डेट यूज कर रहे हो तो आपका सस्ता सस्ता हो गया, बिल्कुल अर्निंग बढ़ती रहेगी। जब जब आपको कॉस्ट सस्ती बढ़ रही है तो अर्निंग बढ़ती रहेगी, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ गिरती रहेगी। लेकिन जब केडी भी कांस्टेंट है लेकिन केई कांस्टेंट नहीं है, एक तरफ से कॉस्ट घट रही है एक तरफ से बढ़ रही है, घट रही है बढ़ रही है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये वो कह रहा है। समझ आ रही है बात? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि केई भी बढ़ता रहेगा। सो एज अ रिजल्ट लो कॉस्ट और एडवांटेज इज एग्जैक्टली ऑफसेट। जो लो कॉस्ट एडवांटेज आप यूज कर रहे हो वो ऑफसेट कर देगा, यानी कि उसको बराबरी कर देगा बाय इंक्रीज इन इक्विटी कैपिटल। सो इसकी वजह से के वो कॉन्स्टेंट रहेगा और फर्म वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म में चेंज तब होता है जब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरे या बढ़े। जैसे कि उसमें वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती रहेगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ गिरेगी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। सो यही चीज है कि आपका एवरेज, तो देर इज नो यूनिक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें कोई भी नहीं है इसमें, क्योंकि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर तब होता है जब आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कोई इंपैक्ट पड़े। जब ये बिल्कुल कांस्टेंट रहने वाला है तो वैल्यू फर्म कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो डेट कैपिटल स्ट्रक्चर में ये इंपैक्ट ही नहीं पड़ता। अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल व्यू की, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बात कर रखी है इन्होंने। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को थोड़ा सा बढ़ा के बोला है। देखो इसी अप्रोच में थी एजरा सलोमोन ने। इट इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑफ नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग। देखो इन्होंने दोनों अप्रोच को लिया। इन्होंने कहा कि हम कॉम्प्रोमाइज लेंगे, हम नेट इनकम को भी गलत नहीं कह रहे, हम नेट ऑपरेटिंग को भी गलत नहीं कह रहे, हम बीच का रास्ता बता रहे हैं। कह रहा है कि नेट इनकम भी सही है नेट ऑपरेटिंग भी सही है, बट एक बीच का एक तरीका भी है, वो भी आपको समझना चाहिए। क्या है वो? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस हो सकती है, और द वैल्यू ऑफ फर्म कैन बी इंक्रीज। वो कह रहा है कि इंक्रीज हो सकती है वो विद डेब्ट एंड इक्विटी। इन्होंने बात करी हो सकती है। दिस थ्योरी सेज दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइंस विद इंक्रीज इन डेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन होती है जो नेट इनकम ने कहा था, बट अप टू रीजनेबल लेवल। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नेट इनकम ने क्या कहा था कि डेट को यूज करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन होगी, बट कह रहा है कि एक रीजनेबल लेवल तक होगी वो। उसके बाद नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आ जाएगी, जो उसने कहा था कि हमारी जैसे कि उसके बाद डेट की कैपिटल कॉस्ट बढ़ती रहती है, लेटर इट इंक्रीजेज विद फर्दर राइज इन टाइम, मतलब उसके बाद फिर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती रहेगी, वो बढ़ती रहेगी। यहाँ पर देखो नेट ऑपरेटिंग क्या कहा था कि ये बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगी, नहीं, वो कह रहा है वो बढ़ती रहेगी, फिर धीरे धीरे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। So the way in which overall cost of capital reacts to changes in the capital structure can divide into three stages. अभी हम समझेंगे कि नेट ऑपरेटिंग देखो कहाँ पर आएगा, नेट ऑपरेटिंग इनकम भी आएगा यहाँ पर अप्रोच और सब कुछ आएगी। थ्री स्टेजेस इन्होंने कहा कि तीन स्टेजेस से ये गुजरता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चेंजेस में। पहली स्टेज होती है कि जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट होती है, जो कि नेट इनकम ने कहा था कि भाई ये दोनों कॉस्ट कांस्टेंट है, लेकिन कॉस्ट ऑफ डेट कम होती है। इसकी वजह से क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ डेट की वजह से हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर जाएगी। ठीक है। सेकेंड स्टेज, वंस द फर्म रीच अ रीजनेबल लेवल, एक रीजनेबल लेवल तक होगा, उसके बाद फर्दर इंक्रीज इन डेट, उसके बाद डेट लेने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो कि नेट ऑपरेटिंग ने कहा था कि डेट लेने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? क्योंकि नेट ऑपरेटिंग क्या कहा था कि ये ऑफसेट कर देगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वो क्या बताता, यही कहा था ना। अब उसके बाद क्या होगा? स्टेज थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि स्टेज थ्री के बारे में बात नहीं करी नेट ऑपरेटिंग में, ना तो नेट इनकम में। स्टेज थ्री क्या है कि इफ फर्म इंक्रीजेज डेट कैपिटल, उसके बाद भी बढ़ाती है फर्दर बियॉन्ड रीजनेबल लेवल, इट विल कॉज एन इंक्रीज इन रिस्क टू बोथ इक्विटी शेयर होल्डर एंड डेट होल्डर।
उसके बाद दोनों पे रिस्क बढ़ जाएगा। डेट होल्डर को लगेगा कि भाई ये ज्यादा डेट ले रहे हैं तो पैसा पे नहीं कर पाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को लगेगा कि भाई ज्यादा डेट ले रहे हैं तो मेरे को पैसा नहीं मिल पाएगा। तो वो अपने दोनों की कॉस्ट वो बढ़ा देंगे। दोनों ही अपना, डेट होल्डर कहेंगे मुझे ज्यादा चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, इक्विटी वाले कहेंगे मुझे ज्यादा डिविडेंड चाहिए, तो दोनों की कॉस्ट बढ़ जाएगी। दिस विल इन टर्न कॉज एन इंक्रीज इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिग्री ऑफ लेवरेज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो ये कह रहा है। देखो ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, काफी पूछा जाएगा एग्जाम में। ये आपकी नेट इनकम अप्रोच, NI अप्रोच, पहला जीरो से लेकर एल तक, जब आपने एल तक लिया डेट, तो ये देखो यही कहा था ना कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बराबर है, कहा था नहीं कहा था उसने, ये देखो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ गिर जाएगी। लेकिन उसके बाद ये क्या है, नेट ऑपरेटिंग अप्रोच, कि जब उसने क्या कहा था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी और वो ऑफसेट कर देगी, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहेगी। लेकिन ये है ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसने उन्होंने क्या कहा कि तीनों बढ़ने लग जाएगी। फिर जैसे डेट की कॉस्ट भी बढ़ेगी, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रही है तो भाई ये भी बढ़ जाएगा। ये कब कांस्टेंट रहेगा, जब ये डेट की कॉस्ट कांस्टेंट हो और ये बढ़ जाए। तो हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, एल और L1 के बीच में, ये हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। वो कह रहा है कि भाई इसका मतलब डेट को एक रीजनेबल लेवल तक लाओ, डेट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कहेगा, नेट ऑपरेटिंग वाला, जहां पर आप, हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट हो, आप डेट को इस्तेमाल करो L1 तक तो बढ़िया है, लेकिन L1 के बाहर करोगे तो घटिया हो जाएगा। तो L1, ये जो L और L1 के बीच में इसको कहेंगे ऑप्टिमम, ना इसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है ना कम है, ये ऑप्टिमम है, इसको बोलेंगे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब जीरो से L1 तक आप डेट इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाहर नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मेरे पास प्रैक्टिकल अभी नहीं है, क्योंकि हम थ्योरी समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल भी हम इसके थोड़ी देर बात करेंगे बाद में, लेकिन हम, हमारे पास अभी थ्योरी है, तो प्रैक्टिकल अभी मेरे पास इस वक्त नहीं है इस PPT में, ठीक है। अब हम बात करेंगे लास्ट अप्रोच, जिसका नाम है MM हाइपोथेसिस, मोदी मोदी गिलानी मिलर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक विदाउट टैक्सेस वाला इन्होंने कहा था, फिर विद टैक्सेस वाला, हम पहले विदाउट टैक्सेस की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है ये अप्रोच, ये भी बिल्कुल नेट ऑपरेटिंग जैसा ही है। ये भी क्या कह रहा है कि भाई हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ता, देखो नेट ऑपरेटिंग इनकम जैसा ही है। कह रहा है कि भाई देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू ऑफ फर्म चेंज नहीं होती कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने से, आप चाहे डेट लाओ चाहे इक्विटी लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसने वही बोला है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंट है। क्यों इररेलेवेंट है? क्योंकि भाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर जाती है, जैसे आप डेट लाते हो ऑपरेटिंग इनकम, तो यही कहा था है ना, कि जैसे डेट लाओगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ती है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ गिर जाएगी, बट ऐसा नहीं है। MM हाइपोथेसिस ने थोड़ा सा इसके ऊपर और बात करी, ऐसा ऐसा नहीं होता। कह रहा बेसिक प्रिपोजिशन हमारी अप्रोच की दो है। देखो पहले तो एजम्पशन समझ लेते हैं। हाँ, पहले प्रिपोजिशन क्या है, पहले प्रिपोजिशन ये है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है दोनों के दोनों। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज गिवन बाय कैपिटलाइजेशन द एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम बाय द रेट एप्रोप्रिएट फॉर द रिस्क क्लास। मतलब वही चीज, EBIT, EBIT अपॉन आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल करोगे ओवरऑल तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी, ठीक है ना। तो वो वैसे निकाला जाएगा। तो कह रहा है कि दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। कह रहा है कि फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो जाता है डेट से, एज अ रिजल्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेज। वही चीज है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ती है तो उसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहती है, वही बिल्कुल ऑपरेटिंग इनकम वाला ही है। लेकिन इसमें एजम्पशन पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बात करता हूँ आपको। एजम्पशन ये है कि देयर इज परफेक्ट कैपिटल मार्केट। इन्होंने और एक्सप्लेन करा, इन्होंने नेट ऑपरेटिंग इनकम को भी और एक्सप्लेन करा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कैपिटल मार्केट कांस्टेंट है, परफेक्ट है। परफेक्ट कब होती है कि इन्वेस्टर फ्री टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर कभी भी अपनी सिक्योरिटीज को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। दे कैन बोरो फंड्स, कभी भी फर्म को फंड को बोरो कर सकते हैं। दे बिहेव रैशनली, कभी भी जैसे मर्जी बिहेव कर सकते हैं। दे आर वेल इन्फॉर्म, दे आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है। और फर्म्स
दो होती है, दो तरीके की, एक होती है होमोजेनियस, एक जैसी, एक होती है हेटेरोजेनियस। ऑल द फर्म हैव द सेम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। इन्होंने ये बोला है assumption में कि भाई हमारे ऊपर सेम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क है सभी फर्म का, कि अगर उसके ऊपर डेट इतना है तो हमारे ऊपर भी इतना है। ये पहले assumption आपको मान के चलना है। उसके बाद इन्वेस्टर हैव द सेम एक्सपेक्टेशन ऑफ द फर्म ईबीआईटी। ये भी आपको मान के चलना है कि इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशन है ईबीआईटी की सभी के सेम होनी चाहिए। ये सब में ज्यादातर यही assumption नेट इनकम में भी थी, याद करो आपने, है ना। ईबीआईटी सेम होनी चाहिए इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, ये भी पता था ना। और डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% होनी चाहिए, यानी कि देयर इज नो रिटेन अर्निंग। ये भी मैंने आपको बताया था पहले से, ये assumption वही वाली है, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा। कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, ये वही चीज है। प्रीपोजिशन वन क्या है, देखो ध्यान से समझो। प्रीपोजिशन वन ये है, अकॉर्डिंग टू एमएम फर्म इन द सेम रिस्क क्लास, जो सेम रिस्क क्लास की फर्म होती है, टोटल मार्केट वैल्यू इज इंडिपेंडेंट एंड टोटल मार्केट वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर से, और वो निकाली जाती है नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये वही चीज है। नेट ऑपरेटिंग में बस यहाँ पर क्या आया था, के ई आ गया था, यहाँ पर क्या आ गया था, के ई, क्योंकि हम के डी को हम कंसिडर नहीं कर रहे थे। वही चीज है, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाली जाएगी, वही चीज। ईबीआईटी को ऊपर रखो, वैल्यू ऑफ फंड को नीचे रखो, वही चीज है, कुछ नहीं है नया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या है, वही चीज, वही बिल्कुल। आप यहाँ भी ये भी बना सकते हो कि ये के ई हो जाएगा, और यहाँ पर सॉरी, है ना, ये के ई हो जाएगा, और ये वही हो जाएगा आपका के डी हो जाएगा, सॉरी के डी नीचे आ जाएगा, है ना। ये वही चीज है बिल्कुल, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा यहाँ पर, सब कुछ वही बता रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पर ये नीचे आएगा और यहाँ पर इसके ऊपर चल जाएगा। समझ लो ना बात को, मेरी बात पहले समझ आ रही है आपको यहाँ तक, ठीक है। मैं कुछ नई चीज यहाँ पर जो नई चीज ये है वो है आर्बिट्रेज प्रोसेस। ये है नई चीज, इसको मैंने आपको समझाना है। ये क्या अप्रोच है आर्बिट्रेज, ये आपको समझाना है मैंने, ये क्या चीज होती है। और इसी प्रोसेस को समझना चाहिए आपको कि किस तरीके से आपको यहाँ से ये समझ में आएगा। इन्होंने इसी अप्रोच को ढंग से एक्सप्लेन किया जो नेट ऑपरेटिंग वाली थी, कि भाई ऐसा क्यों होता है कि वैल्यू ऑफ फर्म नहीं बदलती, ऐसा क्यों होता है, इस तरीके से इन्होंने बताया, और उसको आपको समझना चाहिए। देखो क्या है वो, अकॉर्डिंग टू एमएम, कि जब कोई दो फर्म आइडेंटिकल होती है, एक जैसी होती है, जहां पर रिस्क भी सेम है, फाइनेंशियल रिस्क भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो उस समय क्या होता है, डिफरेंट मार्केट वैल्यूज और डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू फर्म इन हो सकते हैं। पहले तो मैंने यही कहा है कि भाई टू फर्म आइडेंटिकल होने चाहिए एक्सेप्ट देयर कैपिटल स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव डिफरेंट मार्केट वैल्यू डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब डिफरेंट मार्केट वैल्यू ना होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। उसके बाद दीज फर्म्स हैव डिफरेंट मार्केट वैल्यूज, मार्केट वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। आर्बिट्रेज विल टेक प्लेस। आर्बिट्रेज क्या मतलब क्या होता है, कि हम स्विचिंग कर देते हैं इन्वेस्टमेंट एक फर्म से दूसरी फर्म में, और इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, कि जाकि हमारी मार्केट वैल्यू बराबर आ जाए। कि एक सपोज करते हैं, एक एक की मार्केट वैल्यू हमारी आ रही है 5 लाख, वैल्यू वैल्यू फर्म, और एक की 10 लाख है। तो ये कह रहा है कि ये जो 10 लाख वाले लोग हैं, वो फटाफट अपनी इन्वेस्टमेंट स्विचिंग करने लग जाएंगे इस फर्म के अंदर। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये वाला मार्केट प्राइस अब इनका बढ़ने वाला है, 5 लाख वाला, और 10 लाख, क्योंकि इनका शेयर 10 लाख में महंगा है, तो ये बेचेंगे, जानबूझ के बेचेंगे, ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा पैसा है इनके हाथ में। क्योंकि जब आपका शेयर का प्राइस बढ़ता है तो उसका लोग बेचते हैं, क्योंकि लोग बेचेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, और इस फर्म में चल जाएगी जहां पर प्राइस सस्ता है। समझ लो बात को, क्योंकि यहाँ से सस्ते वाला वो लोग खरीदेंगे। देखो यहाँ पर लोग सस्ते वाला खरीदेंगे, 5 लाख के शेयर खरीदेंगे सस्ते वाले, और 10 लाख वाले अपने शेयर बेचेंगे, तो उनको अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा। इसलिए वो ऐसा करते हैं, सस्ता वाला महंगे वाला अपना बेचते हैं, सस्ते वाला खरीद लेते हैं, तो प्रॉफिट हो गया ना, ऐसा समझते हो। तो इसीलिए ऐसे बोलते हैं। सो when the market values are different, the investor will try to take advantage of it by selling their security with high market price। मैंने को बताया ना कि जो जिसका हाई मार्केट प्राइस होता है उसको बेचते हैं, और जो छोटे मार्केट प्राइस, जो लो वाल का वाल होता है, उसको खरीद लेते हैं, तो आपका प्रॉफिट हो जाता है।
उसके बाद एक और चीज करते हैं वो, यूज ऑफ डेट बाय द इन्वेस्टर इज नोन एज पर्सनल लेवरेज। वो क्या करते हैं कि डेट का भी इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही देखो वो क्या करेंगे, सबसे पहले एक लीवर्ड फर्म होती है, पहले आपको बता दूं वो, एक होती है लीवर्ड फर्म जहां पर डेट होता है जिस फर्म के पास, एक होती है अनलीवर्ड फर्म। तो वो क्या, अगर अनलीवर्ड फर्म की प्राइस की वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू फर्म ज्यादा है, तो इसका बेचेंगे शेयर और इसका खरीद लेंगे अनलीवर्ड फर्म का। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा किसका, क्योंकि मार्केट वैल्यू भी कम होगी अनलीवर्ड फर्म की। अनलीवर्ड में क्या होगा कि डेट नहीं है उनके पास, लीवर्ड फर्म के पास डेट है, और जिनके पास डेट होता है उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, ये पता होगा आपको। तो अनलीवर्ड फर्म में क्या होता है, फिर उनका डेट नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि डेट कैसे क्रिएट करता है, वो अपने खुद का डेट ले लेते हैं, होम मेड लेवरेज कर देते हैं। मतलब अपना ही खुद की वो बोरोइंग कर लेंगे, कहीं से लोन ले लेंगे, ताकि डेट आ जाए कंपनी के पास। कंपनी डेट नहीं लेगी, ये भी ध्यान रखना ना, खुद डेट लेंगे वो, ये वो कह रहा जा रहा है कि वो खुद डेट लेते हैं ताकि वो डेट वाली फर्म बन जाए। बिकॉज ऑफ दिस आर्बिट्रेज द मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज इन हायर वैल्यू मार्केट कम हो जाता है, क्योंकि वहां के लोग शेयर चला गए हैं, तो अब मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि उनके पास शेयर ही नहीं है। शेयर वाले, क्योंकि सबने उनके शेयर बेच दिए, तो मार्केट वैल्यू उनकी गिर जाएगी, और मार्केट वैल्यू जो लोअर वैल्यू है, जो लोअर वैल्यू मार्केट है, वो बढ़ जाएगी। एंड दिस स्विचिंग प्रोसेस इज कंटिन्यू, वो चलता रहेगा जब तक, ताकि इक्विलिब्रियम ना आ जाए, तब तक कांस्टेंट ना हो जाए। So MM argued that there is no possibility of different market value identical। एक आइडेंटिकल फर्म की कभी भी डिफरेंट मार्केट वैल्यू नहीं हो सकती, इसीलिए दो मार्केट वैल्यू जो होती है, यानी कि मार्केट वैल्यू का मतलब फर्म की वैल्यू, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों की अलग अलग हो जाए, क्योंकि जैसे ही बढ़ेगी वैल्यू, लोग शेयर बेचेंगे, कहीं और से शिफ्ट हो जाएगी, फिर उसकी वैल्यू गिर जाएगी और दूसरों की बढ़ जाएगी। तो ये कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई फर्क नहीं होता। एक होती है रिवर्स वर्किंग भी होती है। रिवर्स वर्किंग क्या होती है कि भाई देखो उल्टा चल रहा है, यानी कि लेवरेज हैज नाइदर एडवांटेज नो डिसएडवांटेज। वही मैं आपको बताया कि कभी कभार, पहले मैंने को बताया कि लीवर्ड फर्म से लोग अनलीवर्ड पे जाते हैं, कभी कभार होता है अनलीवर्ड फर्म से भी जा सकते हैं ना। अब अनलीवर्ड फर्म की अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है, सपोज करो किसी रीजन की वजह से, तो वो क्या करेगा, रिवर्स करेगा आर्बिट्रेज। कैसे, investor will try to switching their investment from unlevered to levered so that the equilibrium will establish। वो क्या करेगा, अनलीवर्ड फर्म के शेयर बेचेगा और लीवर्ड फर्म के खरीद लेगा। प्रॉफिट हो गया, क्योंकि इनकी प्राइस वैल्यू ज्यादा थी अनलीवर्ड की, और सस्ता वाला खरीद लिया, तो क्या हुआ, प्रॉफिट। ज्यादा का बेचा, सस्ता का खरीद लिया। अब वो दोबारा फिर अब लेवर्ड फर्म में जा रहा है, तो होम मेड लेवरेज नहीं करेगा। अनलीवर्ड फर्म में जब जाता है ना, तो वो होम मेड लेवरेज करता है, ताकि वो डेट कैपिटल का यूज हो जाए। और डेट जब यहाँ पर यूज होता है, तो क्या होता है, उनकी क्या होता है मुझे बताओ, डेट से आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर जाती है, ये फर्म होता है। तो इसलिए जहां पर लेवर्ड होता है वहां पर दोबारा नहीं करेगा डेट, वहां पर करेगा जहां अनलीवर्ड है, ताकि उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए अनलीवर्ड फर्म की, तभी तो वो कॉन्स्टेंट हो पाएगी दूसरी फर्म के अकॉर्डिंग, है ना। ये वो चीज होती है। प्रीपोजिशन वन थी ये। अब देखो प्रीपोजिशन सेकंड क्या है। प्रीपोजिशन सेकंड क्या कहती है, डिफाइंस कॉस्ट ऑफ इक्विटी अकॉर्डिंग टू देम फॉर एनी फर्म इन अ गिवन रिस्क ऑफ क्लास द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस अ प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल रिस्क विच इज इक्वल टू डेट इक्विटी रेशियो। क्या कह रहा है ये, कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट रहेगी कि एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उससे प्लस अ प्रीमियम, क्योंकि एक फाइनेंशियल रिस्क भी होता है, डेट इक्विटी रेशियो, यानी कि जितना डेट और इक्विटी रेशियो है, यानी कि डेट का पोर्शन कितना है इक्विटी इक्विटी के अकॉर्डिंग, तो उससे अकॉर्डिंग रहेगी। मैं आपको थोड़ा सा इसका एग्जांपल तो बताता हूँ। ये देखो, ये होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैसे निकाली जाएगी यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस कॉस्ट ऑफ डेट इनटू डेट अपॉन शेयर कैपिटल। क्या है ये मतलब, कि वो कह रहा है कि देखो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखी जाएगी, प्लस ये भी देखा जाएगा कि वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी ज्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से। ठीक है, सपोज करो 10% ज्यादा है, ठीक है, अगर सपोज करो 15% आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल
डेट से कितनी ज्यादा है तो आपके पास कौन सी आ जाएगी भाई, अगर जितनी ज्यादा है डेट से तो वो आपको वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाली जाती है, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आप माइनस करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ डेट कितना है। देखो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ निकालने का एक और तरीका भी होता है कि कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, ठीक है, प्लस कर दो कॉस्ट ऑफ इक्विटी और डिवाइड कर दो किससे, डेट प्लस शेयर कैपिटल, कितनी डेट है कितना शेयर कैपिटल है उससे। ऐसे भी निकाल सकते हो। तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस के डी करोगे तो क्या आ जाएगा, के ई। बट के ई ऐसे नहीं निकलेगा सीधा, क्योंकि डेट अपॉन शेयर कैपिटल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा बेसिकली, देखो ये जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से माइनस कर रहे हो, बेसिकली आपको ये शेयर कैपिटल से पहले डिवाइड करना पड़ेगा, फिर डेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये जो के ई आएगा वो के ई सीधा सीधा नहीं आएगा आपके पास कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस करके के डी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। डेट अपॉन शेयर कैपिटल करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे ये चीज भी होती है ना, उसको भी समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये चीज होती है, ऐसे आपका निकल जाएगा। इसमें प्रीपोजिशन सेकंड बताया गया था ये। अब मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ कि वो कह रहा है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज नहीं होता बिकॉज लो कॉस्ट डेट कैपिटल ऑफसेट कर देगा वही चीज। लेकिन क्रूशियल पार्ट ये है कि एक्सेसिव यूज और लेवरेज की वजह से डेट का रिस्क बढ़ जाएगा और कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ने लग जाएगी, ये तो हमें पता था। हाई ओवर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अप्रोच में एक और चीज कही गई कि उसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये ट्रेडिशनल व्यू में हमने समझा था कि बढ़ जाएगा, लेकिन इन्होंने क्या कहा, नहीं बढ़ेगा। एमएम मेंटेन्स दैट के ई इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, और वो डिक्लाइन भी हो सकता है। देखो ये डिक्लाइन भी हो गया, देखो यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो पहले बढ़ने लग गया, ये डेट की कॉस्ट बढ़ी लेकिन ये सेम रही, लेकिन क्या हुआ, ये भी गिरने लग जाएगी किसी टाइम के बाद। ऐसा भी हो सकता है, ये भी गिरने लग जाएगा, क्योंकि क्योंकि देखो ये बढ़ेगा तो ये गिरेगा, तो फिर दोबारा से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट हो जाएगा। पहले तो जब ये कांस्टेंट था, ये बढ़ रहा था तो ऑफसेट हो गया, यानी कि ये सेम रह गया। उसके बाद जब ये बढ़ा तो ये गिरने लग गया, तो दोबारा से कांस्टेंट हो गया। इसकी वजह से वो कह रहा है, अब वो कांस्टेंट क्यों हो रहा है, सॉरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्यों गिर रही है बताओ। क्योंकि भाई आर्बिट्रेज प्रोसेस होता है, इसकी वजह से आर्बिट्रेज प्रोसेस होता है ना। तो जैसे ही रिस्क बढ़ेगा फर्म के पास तो लोग छोड़ के चल जाएंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिर जाएगी और कहीं और पहुंच जाएंगे। इसकी वजह से ही आपकी कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहती है। समझ आ रही बात, ये सीन होता है इसके अंदर। क्रिटिसिज्म बहुत हुई इसकी। क्रिटिसिज्म क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी सेम नहीं हो सकता भाई, इंडिविजुअल और फर्म का अलग अलग होता है। तो आपका ये जो फर्म बोरो करेगा, जो हम कहते हैं ना पर्सनल लेवरेज लेगा, तो भाई उसका रेट महंगा भी हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल को लोग महंगा देते हैं, फर्म को सस्ता देते हैं। तो ये गलत अप्रोच है। होम मेड लेवरेज इज नॉट अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर कॉर्पोरेट लेवरेज। हमने क्या माना था कि कॉर्पोरेट लेवरेज नहीं करेंगे, होम मेड लेवरेज करेंगे, तो ये कह रहा है गलत है। क्योंकि फर्म बोरो करती है तो बढ़िया है, उनका रिस्क लिमिटेड होता है, लेकिन जो पर्सनली बोरो करता है तो लाइबिलिटी पर्सनल प्रॉपर्टी तक आ जाती है, तो ये गलत बात है। एजम्पशन क्या है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होगी, सबसे बड़ा बेवकूफी है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है। वर्किंग ऑफ आर्बिट्रेज इज अफेक्टेड बाय इंडिविजुअल रेस्ट्रिक्शन, इंस्टीट्यूशन रेस्ट्रिक्शन, बिकॉज इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर आर नॉट अलाउड। अच्छा, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को अलाउड नहीं होता पर्सनल लेवरेज लेने के लिए, ये भी खराब अप्रोच होगी उस केस में। मेजर लिमिटेशन ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है इस अप्रोच में, कॉर्पोरेट टैक्स होता ही होता है, और इसीलिए इन्होंने इस बात को समझा और नई अप्रोच निकाली जिसका नाम था एमएम हाइपोथेसिस कॉर्पोरेट टैक्स। पहले अप्रोच में क्या मान के चला कि कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, बट उसके बाद इन्होंने माना कि नहीं हम गलती कर रहे थे, कॉर्पोरेट टैक्स होता है। तो इस पर एक इम्प्रूव वर्जन निकाल दिया कि डेट कैपिटल की वजह से डेट जो होती है वो टैक्स डिडक्टेबल सोर्स होता है, क्योंकि डेट डेट कैपिटल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ईबीआईटी से इंटरेस्ट घटाते हैं और टैक्स सेविंग हो जाती है। कैसे, देखो इसको मैंने पहली वीडियो में बताया था, जैसे कि अगर 5 लाख का आपका ईबीआईटी है, ठीक है, आपको 1 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, मान लो टैक्स नहीं है, आसान करने के लिए,
तो ये 4 लाख का आपको क्या आया इंटरेस्ट देने के बाद। फिर आपको टैक्स देना पड़ रहा है मान लो 10% का, ठीक है 10% का। तो 4 लाख का 10% कितना होता है 40,000। तो आपके पास कितना आ जाएगा 3,80,000, है ना 3,80,000। लेकिन अगर सपोज करो डेट नहीं है तो ये कितना आ गया 5 लाख। डेट ही नहीं है तो मतलब इंटरेस्ट भी देना नहीं पड़ेगा, तो 5 लाख ही आएगा यहाँ पर तो। और फिर इसका टैक्स दूंगा तो कितना आएगा 50,000 रुपये का। 50,000 का टैक्स आएगा, बट मेरी कितना होगी इनकम इस बार 4.5 लाख। आप देख पा रहे हो एक्चुअल में जब मैंने डेट नहीं लिया तो 1 लाख का इंटरेस्ट नहीं दिया। तो जब 1 लाख का इंटरेस्ट नहीं था तो 1 लाख का डिफरेंस आना चाहिए ना यहाँ पर। 3,80,000 से 2,80,000 पे इनकम होनी चाहिए थी, सॉरी 4,80,000 पे इनकम होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने 1 लाख का इंटरेस्ट नहीं दिया, बट मेरी इनकम कितनी होगी 4.5 लाख। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है बिकॉज टैक्स टैक्स कम देना पड़ा। देखो यहाँ पर मेरा 1 लाख का मैंने माइनस करा था, 1 लाख यहाँ पर नहीं माइनस करा, बट टैक्स में देखो यहाँ पर 40,000 का टैक्स देना पड़ा, यहाँ पर 50,000 का देना पड़ा, मतलब 10,000 रुपये टैक्स मुझे यहाँ पर ज्यादा देना पड़ रहा है। इसका मतलब अगर मैं इस तरह ही चलता हूँ तो बेकार है, अगर मैं डेट को लेता हूँ तो बढ़िया है, क्योंकि डेट को लूंगा तो मेरा 10,000 रुपये का टैक्स कम देना पड़ रहा है, टैक्स कम देना पड़ रहा है, ये फायदा हो गया ना। तो इसकी वजह से हमारी इनकम ज्यादा नहीं गिर रही है। 1 लाख का मैंने माइनस करा लेकिन इनकम कितनी गिरी 4.5 लाख से 3,80,000 रुपये गिरी, पूरी 1 लाख नहीं गिरी। मेरा टैक्स सेविंग हो गया इसकी वजह से। वरना मेरी कितनी इनकम गिरती 4.5 लाख से 1 लाख, क्योंकि 1 लाख का मैंने इंटरेस्ट दिया बगैर इनकम गिरी कम। तो इसीलिए आपको इंटरेस्ट I1 माइनस टी माइनस करना पड़ेगा। 1 माइनस टी का मतलब, क्योंकि मेरे को अगर 10% का टैक्स है तो मेरी 90% ही मेरी कॉस्ट पड़ रही है, क्योंकि देखो मैंने इंटरेस्ट टैक्स दिया था 10% का, तो 10% मेरे टैक्स की सेविंग हो रही है। वो सेविंग क्या मतलब है 90%। तो वो सेविंग को आपको करना पड़ेगा, यानी कि पूरी की कोई कॉस्ट नहीं आएगी मेरी। ये जो कॉस्ट है, जो वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म का मतलब क्या कि EBIT अपॉन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है 1 माइनस टी, ठीक है टैक्स टैक्स आ जाएगा। अच्छा या तो टैक्स आएगा यहाँ पर, ये तो अनलिवर्ड फर्म है, लिवर्ड फर्म की बात कर रहा था मैं कि EBIT ये तो करोगे ही करोगे, फिर टैक्स को माइनस करोगे तो आपकी EBIT कम हो जाएगी, है ना। टैक्स को माइनस करोगे कि मैंने अगर टैक्स को माइनस करा 10% तो मेरी एक्चुअल में इनकम 90% हो जाएगी। 90% तो होगी अब, लेकिन फिर टैक्स सेविंग हो जाएगी, तो टैक्स सेविंग को भी लेना पड़ेगा। ये काम, इसका क्या मतलब है टैक्स सेविंग का मतलब कि मेरी ये जो पूरी की पूरी इनकम है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा प्लस DT करना पड़ेगा, यानी कि टैक्स सेविंग कितनी हुई, जैसे कि 10,000 की हुई तो 10,000 आप प्लस कर देना। थैंक यू, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय, शुक्रिया, मिलते हैं।